अस्सलाम वालेकुम। तो आएँ, आज एक जायज़ा लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का। ये एक बहुत ही अहम बायोकेमिकल पाथवे है और ये होता है हर किस्म की हयात में और हर किस्म की जानदार में। और ये है ही ग्लूकोज़ को फ्यूल के तौर पर लेने के बारे में। और इसको तोड़ने के मरहले में लाइसिंग या लाइसिस से मुराद है तोड़ना। ग्लूकोज़ की लाइसिंग है ग्लाइकोलिसिस। तो ये है इसका टूटना पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और हर एक पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि 3 कार्बन्स वाला मॉलिक्यूल। और इस मरहले में आप बनाते हैं 2 एटीपीज नेट। और पता ये चलता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है 2 एटीपीज इस्तेमाल करने की और फिर आप बनाते हैं 4। तो आप इस्तेमाल करते हैं 2 और इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फेज़, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और फिर आप बनाते हैं 4 एटीपीज और ये प्लस 2 एटीपीज नेट के लिए। और हम बिल्कुल यही चीज़ देख रहे हैं यहाँ। हम देख रहे हैं यहाँ सीधा यानी डायरेक्टली 2 नेट एटीपीज बन रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से। और फिर आपके पास है NAD। NAD की रिडक्शन NADH में। याद रहे, रिडक्शन है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का नाम। और यहाँ NAD जो है NAD, ये है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और हमारी और भी वीडियोस हैं इस पर। ये भी एक दिलचस्प मॉलिक्यूल है और इसका साइज भी मुनासिब है। हम देखते हैं ये इसका पॉजिटिव चार्ज। और फिर हम ये भी देखते हैं कि ये सिर्फ हाइड्रोजन ही गेन नहीं करता बल्कि अपना पॉजिटिव चार्ज खोता भी है। तो ये गेन करता है एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप नेट के तौर पर देखें तो ये गेन कर रहा है एक हाइड्राइड। अब एक हाइड्राइड एनाइन बिल्कुल खुदसर सा नहीं होगा, लेकिन नेट बेसिस पर अगर देखें तो यही है जो हो रहा है यहाँ। तो ये गेन कर रहा है एक हाइड्रोजन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये NAD प्लस ये होगा रिड्यूस NADH में। तो ये हो रहा है रिड्यूस। और फिर ये NADH ये हो सकता है ऑक्सीडाइज, ये हो सकता है ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। हम ये बाद में पढ़ेंगे जब हम सोचेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में और ज़्यादा ATPs बनाने के लिए। तो बहुत ही ऊंचे दर्जे और सादगी से अगर समझा जाए तो यहाँ तो ग्लूकोज टूटा है पायरुवेट में। यहाँ 6 कार्बन्स, यहाँ 3 कार्बन्स, हर एक पायरुवेट। और अब यहाँ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कार्बन से और ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ 2 एटीपीज नेट बने हैं और यहाँ आपके पास है रिडक्शन 2 NADs की 2 NADHs में। और ये आगे चलकर इस्तेमाल हो सकते हैं और ज़्यादा ATPs बनाने के लिए। तो अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये सिर्फ शुरुआत है सेल्यूलर रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी है तो आपके पास होंगे ये प्रोडक्ट्स और इनमें से कुछ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां आपके पास होगी सिट्रिक एसिड साइकिल और होगी क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और अगर आपके पास ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो होगी एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फिर आप जाएंगे फर्मेंटेशन में। और हम इसके बारे में आगे बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या करना है इन सब प्रोडक्ट्स का जो यहाँ बने हैं और ख़ास तौर पर दोबारा से इस NAD प्लस को कैसे करेंगे हासिल। खैर, तो अब क्योंकि हमारे पास बहुत ऊंचे दर्जे का एक ओवरव्यू या एक जायज़ा आ गया है ग्लाइकोलिसिस का, तो अब थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। और जब भी मैं ये थोड़ा सा गहराई में जाकर पढ़ती हूँ तो एक चीज़ है जिसकी तारीफ बनती है, वो ये कि ये सब कुछ कितना पेचीदा से पेचीदा होता चला जाता है और हमारे तमाम सेल्स में कितने छोटे पैमाने पर क्या क्या हो रहा होता है। इतना कुछ यहाँ पर हो रहा है और आप सोचें कि वाकई ये सब कुछ हमारे जिस्म में होता है और बार बार होता है। और सलाम है उन साइंसदानों को जिन्होंने ये सब कुछ दरियाफ्त किया। और इस वीडियो का ये मकसद है कि हम इस पूरे रिएक्शन की जो हो रहा है यहाँ और जिस तरह हो रहा है इसकी भी तारीफ करें। मैं यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली गहराई में नहीं जाने वाली। तो यहाँ पर ये जो भाईजान हैं ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इनके साथ जुड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स। और जो पहला कदम ये उठाएंगे वो है फॉस्फोरिलेशन का,
ये होंगे फॉस्फोरिलेट। यहाँ फॉस्फोरिलेशन को फैसिलिटेट करेंगे एंजाइम जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस। काइनेज लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल होता है एंजाइम के लिए जो फैसिलिटेट करता है या मदद करता है फॉस्फोरिलेशन की, या फिर करता है डीफॉस्फोरिलेट होने में या करने में। आप कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक फॉस्फोरिलेशन से ही है। और सारी एंजाइम्स दरअसल होते ही एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने या लो करने के लिए। और जिस तरह ये हेक्सोकाइनेस करता है, ये इन्वॉल्व करता है कोफैक्टर को जो है मैग्नीशियम आयन। और हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि किस तरह एंजाइम्स नहीं, किस तरह कोफैक्टर्स एंजाइम्स की मदद करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में। और फिर फॉस्फोरिलेशन करने के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं हमारा फेवरेट ATP। तो ये हुआ -1 ATP। और हम यहाँ हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट फेज में, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत मजबूती से जाता है बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट। ये है कपल्ड रिएक्शन जो फॉस्फोरिलेट कर रहा है ग्लूकोज को जिसमें ज़रूरत होती है फ्री एनर्जी की यानी तवानाई की, और यहाँ ATP देता है फ्री एनर्जी या तवानाई। ये रिएक्शंस हैं कपल्ड रिएक्शंस जो जाते हैं बाएं से दाएं। अब यहाँ क्या हुआ इसको सही से समझने के लिए ये यहाँ पर ये हो गया रिप्लेस, बल्कि मुझे कहना चाहिए ये जो है ये हुआ रिप्लेस इससे। यहाँ रिप्लेस से मुराद है तब्दील होना, तो ये तब्दील हुआ इससे, ठीक है। अब एक और रिएक्शन जो कैटलाइज हुआ है एंजाइम से, ये वाला जो है ये है इक्विलिब्रियम में। ये जा सकता है दोनों तरफ, लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे जो राइट साइड है या जो सीधे हाथ वाली जगह है या जो चीज़ें हैं यहाँ जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में मसरूफ़ हैं, ये मुसलसल बदल रही हैं और प्रोडक्ट्स में, जिसकी वजह से इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जाएगी नीचे। तो रिएक्शन खुद ही जाएगा इस तरफ, जबकि ख़ास तौर पर ये रिएक्शन जो हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये भी हो सकता है इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो एंजाइम है जो इस मरहले को फैसिलिटेट कर रहा है ये फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, ये वो एंजाइम है जो मदद करता है एक मॉलिक्यूल के आइसोमर से दूसरे आइसोमर में जाने के लिए, और यही यहाँ पर हो रहा है। बजाय कि ये ऑक्सीजन जुड़े इस कार्बन से, ये बॉन्ड बन जाता है इस कार्बन के साथ। तो यहाँ आ जाता है फ्रक्टोज। यहाँ है ये 5 कार्बन रिंग, 5 कार्बन का एक रिंग, या फिर कह लें कि 5 एलिमेंट रिंग, जिसमें आपके पास हैं 4 कार्बन वर्सेस 6 एलिमेंट रिंग यहाँ, जिसमें यहाँ है 5 कार्बन। तो ये बॉन्ड बन जाता है इस कार्बन पर यहाँ, और यही है सबसे बड़ा फ़र्क। और अब आपके पास एक और बहुत मजबूत आगे बढ़ता हुआ रिएक्शन है, एक दफ़ा फिर फैसिलिटेट होता हुआ ATP से, और ये होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से। इस लफ्ज़ में काइनेज मौजूद है और ये इस्तेमाल कर रहा है ATPs। और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। हम जोड़ने वाले हैं एक और फॉस्फेट ग्रुप फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, और अब आपके पास होंगे ये वाले 2 फॉस्फेट ग्रुप्स। तो ये हाइड्रोजन यहाँ ये तब्दील हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा एक और फॉस्फेट ग्रुप से। और एक बार फिर जी हाँ, इसकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है मैग्नीशियम कोफैक्टर। ये मदद करता है नेगेटिव चार्ज को मुस्तहकम करने में जो ताल्लुक़ रखते हैं फॉस्फेट ग्रुप से। तो ज़रूरी बात जो है वो है कि ये एक और ATP इस्तेमाल करते हैं और हम अभी भी इन्वेस्टमेंट फेज़ में ही हैं। तो ये हुआ -1 ATP। और मज़ेदार बात ये है कि अभी इस वक्त बिल्कुल इसी वक्त हम सब के सेल्स में ही सब कुछ हो रहा है। बल्कि अगर मुझे बात करनी है अभी, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जिस्म को ज़रूरत है कि वो ग्लूकोज ले और तवानाई बनाए ताकि वो तब्दील हों ATP में और मेरे मसल हिल जुल सकें और मैं इनहेल एक्सेल कर सकूं और ये सारी कहानी सुना सकूं और ये वीडियो बना सकूं। तो जो कुछ भी आप यहाँ होता देख रहे हैं इसकी तारीफ करें। अच्छा, तो अगला स्टेप जिसकी हम बात करने लगे हैं, जो पूरा मरहला है ग्लाइकोलिसिस का, वो है ग्लूकोज की लाइसिंग। और यहाँ पर ये निकला है या ये डिराइव हुआ है कुछ ग्लूकोज से और कुछ फॉस्फेट्स से। और अगले स्टेप में हम इसको तोड़ने वाले हैं। हम इसे तोड़ेंगे एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोलेज।
एल्डोलेज एंजाइम फैसिलिटेट करते हैं एल्डोल रिएक्शंस को, और ये वाला एल्डोल रिएक्शन जो है वो दो मॉलिक्यूल्स को मर्ज करना हो सकता है, या इस सूरत में हम इन्हें तोड़ने वाले हैं, और हम इन्हें तोड़ेंगे 2-3 कार्बन चेन्स में। अब ये 2-3 कार्बन चेन्स, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये किरदार यहाँ ये बदल सकते हैं या कन्वर्ट हो सकते हैं दोनों के बीच में दूसरे आइसोमेरेज के साथ, ये ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज यहाँ। तो ग्लाइकोलिसिस के इस मरहले पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास ऐसे दो मौजूद हैं। तो ये हैं दो दफ़ा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम सोचते हैं कि ये हो रहा है 2 मरतबा हर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए। और जब भी यहाँ भी आप कन्फ्यूजन का शिकार हों तो मैं आपसे कहूँगी कि वीडियो को रोकें या पॉज करें और देखें कि किस तरह यहाँ मौजूद चीज़ें और यहाँ मौजूद चीज़ें साथ मिलती हैं और ये बनाती हैं। तो अब हमारे पास है एक और रिएक्शन, और इसकी मदद को आया है डीहाइड्रोजनेज, और ये वाले अक्सर नज़र आते हैं जब भी होती है रिडक्शन NAD की, और हमने ये ओवरव्यू वाली वीडियो में भी देखा था। तो NAD हो रहा है रिड्यूस, और ये इस्तेमाल हो सकता है बाद में, ये NADH इस्तेमाल हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ताकि बन सकें और ज़्यादा ATPs। और इस प्रोसेस में हम शामिल करते हैं एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब आप ये देख रहे हैं ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ, जो पहले यहाँ मौजूद नहीं था, जो यहाँ नहीं था, और ये यहाँ पर, ये यहाँ, मुझे यहाँ एरोज लगाने चाहिए हैं दोनों तरफ, ये यहाँ पर। ये रिएक्शन जा सकता है दोनों तरफ, और ये वाला रिएक्शन भी। और अब हम होंगे पे ऑफ फेज में। तो ये यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल से जिसके पास हैं ये दो फॉस्फेट ग्रुप्स, और फिर इस्तेमाल करते हुए फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज हम काबिल होंगे इनमें से एक फॉस्फेट ग्रुप को बाहर निकालने के और इसी मरहले में ATPs बनाने के। अब हम शायद कहना चाहें +1 ATP, लेकिन हमें याद रखना है कि ये हो रहा है 2 मरतबा, क्योंकि हमारे पास ये दो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट्स थे। तो अब हम कह सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ये सब 2 मरतबा होने की, तो हम कह सकते हैं +2 ATPs। तो अब हम हैं पे ऑफ फेज में, और अब हमारे पास है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एक क्लास है आइसोमेरेसिस की, और ये फंक्शनल ग्रुप को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाता है, या फिर मॉलिक्यूल का एक हिस्सा ले जाता है मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्से तक। और आप देख सकते हैं ये फॉस्फेट ग्रुप ये जा रहा है इस कार्बन से बीच वाले कार्बन तक, और फिर हम इस्तेमाल करते हैं एनोलेज यहाँ आने के लिए, और फिर पायरुवेट काइनेज, और यहाँ पर ये काइनेज इस्तेमाल होगा इस मॉलिक्यूल को डीफॉस्फोरिलेट करने के लिए यहाँ पर, और ये हमें ले जाता है, मैंने यहाँ बनाया है पायरुविक एसिड। चूंकि मैंने यहाँ बनाया हुआ है हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन यहाँ से जाता है और ऑक्सीजन पकड़ लेती है इलेक्ट्रॉन को, तो हम इसे कहेंगे पायरुवेट। और यहाँ पर इस जगह पर इस सूरत को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस का इख्तिताम। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये ADP तब्दील हुआ दूसरे ATP में, लेकिन ये होगा 2 दफ़ा, तो ये फिर से हुआ +2 ATPs। तो उम्मीद है आप देखें ये इन्वेस्टमेंट फेज हम इस्तेमाल करते हैं ATP यहाँ फॉस्फोरिलेट करने के लिए ग्लूकोज को, और हम और ATP इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर दूसरा फॉस्फेट ग्रुप फेंकने के लिए इधर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए, और फिर हम जाते हैं पे ऑफ फेज में ताकि हम बनाएं ये NADH, और ये होंगे 2 NADH, क्योंकि यहाँ हर चीज़ 2 दफ़ा हो रही है। और हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये वाले भाई यहाँ ये भी तब्दील होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और अब हम बनाते हैं 2 ATPs, क्योंकि ये हो रहा है 2 दफ़ा, और हमने बनाए 2 ATPs यहाँ। तो उम्मीद है कि ATPs की ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही।